सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और रामधारी सिंह दिनकर जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करता हूं, जहां ये पंक्तियां हमें हर पल हर कठिनाई में निरंतरता, संघर्षशीलता और बने रहने, टिके रहने का हौसला देती हैं। और टिके रहने के क्रम में ही, कुछ नया करने के क्रम में ही सृजनशीलता को आगे बढ़ाते हुए 3 मार्कर की श्रृंखला को एक और पैदान आगे बढ़ाने के लिए हम आ गए हैं। 3 मार्कर में जैसा आप जानते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सभी यूनिट के सभी टॉपिक के सभी 3 मार्कर विद मॉडल आंसर और पेपर 4 के सभी 2 मार्कर कवर कराए जाएंगे। और पैटर्न आपको पता है कि किसी भी टॉपिक के हम ज्यादा से ज्यादा हर डायमेंशन के 3 मार्कर आपके लिए ला रहे हैं, मॉडल आंसर रख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी आपको बता रहे हैं और संक्षेप में आपको समझा रहे हैं। डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, पर्पस पढ़ाना नहीं है, पर्पस है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से आपको अवगत कराना और रिवीजन करवाना। यह श्रृंखला उन अभ्यर्थियों के लिए है जो क्विक रिवीजन चाह रहे हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं और इसी संदर्भ में हम भी प्रयासरत हैं। तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देंगे, टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का परवर्ती मुगल और विदेशी आगमन। परवर्ती मुगल और विदेशी आगमन से संबंधित कुल 33 मार्कर में आपके लिए लेके आया हूं, कम समय में क्विक रिवीजन के साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, जाजाव व जाजव का युद्ध। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मुगल काल में कुल 19 राजा हुए। शुरू के 6 राजाओं को मुख्य मुगल कहते हैं जो ताकतवर थे और अंतिम 13 राजाओं को परवर्ती या कमजोर मुगल कहते हैं। तो जो मुख्य मुगल शासकों में से जो औरंगजेब जो आखिरी मुख्य मुगल शासक था, जब 1707 में उसका देहांत हुआ तो उसके बच्चों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। उसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श 3 बेटे थे। इनके बीच जब लड़ाइयां हुई तो इन लड़ाइयों को अलग अलग युद्धों के नाम से जाना गया। उसी में से एक है जाजाओ का युद्ध, 2 बेटों के बीच हुआ। कौन जीता, कब हुआ, जरा देखते हैं। 3 मार्कर कैसे लिखेंगे? नंबर 1 पॉइंट, संबंध। इस युद्ध का संबंध किससे है? औरंगजेब की मृत्यु ब्रैकेट 1707 के पश्चात हुआ उत्तराधिकारी युद्ध था। तो कब हुआ और क्या था? 1707 में हुआ, ये उत्तराधिकारी युद्ध था। नंबर 2, गुड। कौन कौन लड़ा इसमें? एक मुअज्जम और एक आजम, 2 बेटे लड़े। नंबर 3, परिणाम क्या हुआ? मुअज्जम विजित हुआ, मुअज्जम जीत गया साथियों। बट क्या मुअज्जम का संघर्ष खत्म हो गया? नहीं हुआ। अभी तो आजम से लड़ा, अभी कामबख्श बसा हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बीजापुर का युद्ध। साथियों, संबंध सेम। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात हुआ उत्तराधिकारी युद्ध। नंबर 2, गुट। इसमें कौन कौन थे? मुअज्जम जो वहां जीत गया था, आजम को हराया था, अब वो कामबख्श से लड़ रहा है। हुआ क्या? ये एक तरह से निर्णायक युद्ध था। इसके बाद मुअज्जम विजित हुआ, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि इसने धारित करी और स्वयं की पद स्थापना करी। साथियों, अगला क्वेश्चन है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर किसे कहा गया, किसने कहा और क्यों कहा? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कथन आता है, कोई संज्ञा आती है, कोई उपनाम आता है तो आपको 3 बातें बतानी है। किसने कहा, किसके लिए कहा और क्यों कहा। शाह ए बेखबर बहादुर शाह प्रथम के लिए ही कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में ये कुछ खास रुचि नहीं ले रहे थे इनके हिसाब से। किसने कहा? इतिहासकार खफी खां ने कहा। अब इस पूरी बात को 3 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, परिचय या संबंध किससे है? मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम से। नंबर 2, प्रदाता, ये नाम किसने दिया? तो इतिहासकार खफी खां ने दिया। और नंबर 3, क्यों दिया? कारण है प्रशासनिक कार्यों में उनकी रुचि ना होना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कथन आया, देखिए, ये अंतिम मुगल शासक था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये फिर एक कथन आ गया, फिर वही बात, किसने कहा, किसके लिए कहा और किस संदर्भ में कहा। साथियों, इतिहासकार सिडनी ओवन ने मुअज्जम ब्रैकेट में बहादुर शाह प्रथम के उदारवादी शासन के कारण कहा। अब ये उदारवादिता क्या है? आप सभी जानते हैं बहादुर शाह प्रथम ने कई मैं को यूं कहूं कि समानांतर या आसपास की शक्तियों के साथ, क्षेत्रीय इकाइयों के साथ
उदारवादी रुख अपनाया। जिस तरह औरंगजेब कट्टरवादिता को अपनाता था, उग्रता को अपनाता था, आक्रामकता को अपनाता था, उसके विपरीत इसके इस बेटे ने सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की, चाहे वो पड़ोस के राजपूत हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो या कोई भी हो। और इसके अलावा आपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था शिवाजी महाराज वाला टॉपिक, तो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, संभाजी की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने और उसके बेटे साहू को अपने यहां कैद में ले आया था। साहू को रिहा भी इसी ने किया था। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। और आपने पढ़ा था कि फिर वो साहू जाता है और अपनी चाची से लड़ाई लड़ता है, एक युद्ध लड़ता है, वो सब हमने पढ़ा था मराठे वाले चैप्टर में। तो इस तरह से इसने उदारवादिता दिखाई। यही कारण है कि ये कहा गया कि एक अंतिम मुगल शासक था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, जो सौहार्दपूर्ण संबंध लाने की कोशिश कर रहा था। सुभग चंद एक व्यक्ति है। कौन है ये व्यक्ति? देखिए भैया, एक राजा आया जहांदार शाह, ये बहादुर शाह प्रथम के बाद वाला राजा। जहांदार शाह के शासन में क्या हुआ? समस्त प्रशासनिक कार्य यही देखता था। और ये क्या करता था जहांदार शाह? ये विलासिता में डूबा रहता था लाल कुंवर नाम की नर्तकी के साथ। तो ये सुभग चंद नाम का व्यक्ति किसके प्रशासनिक दायित्वों को निभाता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो परवर्ती मुगल शासक जहांदार शाह के काल में सभी प्रशासनिक कार्य संभालने वाला व्यक्ति, सीधी एक लाइन में लिखेंगे काम कंप्लीट हो जाएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? 3 मार्कर आ सकता है। तो सीधी सी बात, जहांदार शाह को उसकी विलासी स्वभाव के कारण कहा गया, क्योंकि कामकाज पे ध्यान ही नहीं था उसका। एक चीज आप यहां ब्रैकेट में जरूर करिएगा, परवर्ती मुगल शासक, ये ऐड करिएगा, परवर्ती मुगल, ये ऐड करिएगा, इसमें नहीं है। आप किसी भी राजा का जब नाम लिखते हैं, मैं 1000 बार बोलता हूं, उसके वंश को जरूर मेंशन कीजिए। यदि कोई घटना लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में उस ईयर को जरूर मेंशन कीजिए। हिस्ट्री में बड़ा रोल होता है इसका, अच्छे नंबर आपको दिलवा सकता है। अगला घृणित कायर, फिर एक तरह की संज्ञा, फिर एक तरह का उपनाम। तो फर्रुखशियार को कहा जाता है। अब मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, उसके बाद फर्रुखशियार आ गया, अपने चाचा जहांदार शाह की ही हत्या करके गद्दी पर बैठा, सैयद बंधुओं नाम के 2 भाइयों के सहयोग से। ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो फर्रुखशियार जो गद्दी पर बैठा, उसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। अब सैयद बंधु आ गए। देखिए, सैयद बंधु 2 भाई थे परवर्ती मुगल काल में। क्लियर? ये लोग क्या करते थे? ये राजा की मदद कर रहे थे गद्दी प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद के सभी राजा कमजोर थे, अपनी दम पर गद्दी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इनके संघर्ष चलते थे आपस में उत्तराधिकार को लेकर। फर्रुखशियार ने अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या करी, गद्दी प्राप्त करी, पर किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। पर जब फर्रुखशियार सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, क्यों रचने लगा? अब भाई फर्रुखशियार को गद्दी दिलवा दी इन्होंने। अब फर्रुखशियार ने इन्हें फिर ऊंचे ऊंचे पद दिए। 2 भाई थे, एक को वजीर बना दिया, एक को मीर बख्शी बना दिया, ऊंचे ऊंचे पद दे दिए। अब इन दोनों का उसके प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया। हस्तक्षेप बढ़ गया तो उसने सोचा कि मैं इनको निपटा दूं। निपटाने के क्रम में वो षड्यंत्र रच ही रहा था कि सैयद बंधुओं को पता चल जाता है। सैयद बंधु फिर क्या करते हैं? आपने पुराने लेक्चर में देखा है मेरे, कि मराठा पेशवा लोगों से समझौता करते हैं, दिल्ली समझौता, और बोलते हैं कि फर्रुखशियार को आके निपटा दो। पेशवा बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फर्रुखशियार को निपटाते हैं, और इस तरह इन्होंने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति को राजा भी बनवा दिया, उसे मरवा भी दिया। और यहीं से ये नृप निर्माता बन गए थे, किंग मेकर बन गए थे मुगल काल के, परवर्ती मुगल काल के। क्लियर? आगे आने वाले सभी राजा इनकी इच्छा से राजा बनते थे। ये सब बातें हैं। 3 मार्कर। सैयद बंधु किस तरह लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, परिचय। परिचय में आप लिखेंगे परवर्ती मुगल में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां नामक 2 भाई किस टाइम पीरियड में थे और नाम क्या थे, ये बता दिए। दूसरा, प्रसिद्ध किस चीज के लिए? दिल्ली समझौते के लिए प्रसिद्ध हैं, अभी बताया मैंने। फर्रुखशियार की हत्या व नृप निर्माता बने। अगला, मृत्यु, इनको भी निपटा दिया किस राजा ने? भविष्य में आया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला उसकी उपाधि नहीं कहेंगे, उपनाम था। क्यों? क्योंकि वो संगीत और इस सब में बड़ा रुचि लेता था, तो रंगीला उसका उपनाम पड़ गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में इनकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि ज्यादा ही हस्तक्षेप इनका बढ़ गया था शासन में। चलिए अगला आइए, सबसे कम समय तक शासन करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सीधे नाम बता दीजिए। रफी-उद-दर्जा पहला शासक था, या सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगला ये करनाल का युद्ध। देखिए बात बड़ी सिंपल है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ईरान का जो राजा था, या जैसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, नादिर शाह भारत आता है, अटैक करता है। 13 फरवरी की बात है। खूब मारता है, सब कुछ लूटता है, ले जाता है। ले जाने के क्रम में तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं, जो शाहजहां के काल में उसने बादल खां से बनवाया था, उसको भी उठा के ले गया। और उसी
तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन पे लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। इस तरह कोहिनूर हीरा भारत से बाहर चला गया था। देखिए क्या है पूरी कहानी। अवधि कब हुआ युद्ध, कब हुई लड़ाई? 13 फरवरी की बात है 1739। गुड, कौन कौन लड़ा? ईरानी शासक नादिर शाह, ब्रैकेट में लिखा है ईरान का नेपोलियन, व मोहम्मद शाह रंगीला। साथियों परिणाम क्या रहा? नादिर शाह जीतकर कोहिनूर लगा हुआ मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा तख्ते ताउस। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन एक ही बात है। 3 मार्कर कभी आए तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, कोहिनूर हीरा युक्त मतलब कोहिनूर हीरा लगा हुआ मयूर सिंहासन निर्माण हुआ शाहजहां के काल में। बादल खां चाहो तो नाम ब्रैकेट में लिख सकते हो, उससे करवाया था। इस पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन हुआ? रोशन अख्तर मतलब वही मोहम्मद शाह रंगीला, उसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। तीसरा, करनाल युद्ध के बाद नादिर शाह इसे ईरान ले गया। 3 बात बता दी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। तख्ते ताउस भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। मयूर सिंहासन एक सिंहासन था जो शाहजहां के काल में उसने बनवाया था, कोहिनूर उस पर लगा था। रोशन अख्तर मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जब करनाल युद्ध हुआ तो नादिर शाह इसको ले गया था। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वितीय। भैया परवर्ती मुगल का एक ऐसा शासक जो अंग्रेजों की पूर्णता अधीन आ गया था। इसने अंग्रेजों की पूरी तरह अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भैया मैं तुम्हारा पेंशनर बन के रह जाऊंगा, मतलब मुझे पेंशन देना, नौकरी पे रख लेना। राजा तो मैं बस दिखावे का हूं, पर्दे के पीछे तो सब कुछ काम तुम ही करोगे, मैं तुम्हारी पेंशन पे पलूंगा। उनकी पेंशनर पर नियुक्त होने वाला पहला राजा बन गया। तो मुगल सल्तनत का पहला राजा जो अंग्रेजों का पेंशनर भरा, उनके अधीन आया, उनके इशारों पे नाचने लगा, वो था अकबर द्वितीय। और ये अकबर द्वितीय इसलिए भी फेमस है कि जब इसे पेंशन मिल रही थी तो पेंशन इसे कम लग रही थी, तो इसने एक व्यक्ति राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आप जानते हैं, प्रमुख समाज सुधारक, उनसे निवेदन किया कि भैया तुम्हारी अंग्रेज लोग बात सुनते हैं, समझते हैं, तो तुम प्लीज इंग्लैंड जाओ, ब्रिटेन जाओ और मेरी पेंशन वृद्धि की गुहार लगाओ। तो राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं इसके लिए, इसकी पेंशन बढ़वाने के लिए, पर वहीं ब्रिस्टल नाम के स्थान पर उनकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी इसी ने दी थी। देखिएगा 3 नंबर में कैसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, परिचय। 1866 से 37 अंग्रेजों के संरक्षण और पेंशन पर नियुक्त पहला मुगल शासक। देखिए मैंने टाइम पीरियड लिख दिया शॉर्ट में, इसमें कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, या तो ऐसे लिख दो या ब्रैकेट में लिख दो, टाइम जरूर मेंशन कर दो, किसी राजा का किसी घटना का नंबर मिल जाएंगे। अगला, घटना क्या हुई? इसके समय मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि भैया राजा अब अंग्रेजों का पेंशनर है, तो अब सब कुछ अंग्रेजों का चलेगा भारत में। चलिए, विशेष, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि व पेंशन वृद्धि की सिफारिश हेतु इंग्लैंड भेजा। दैट्स इट, 3 बातें बता दी, बात कंप्लीट। अगला आइए, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इन पे यदि कभी 3 मार्कर आए तो आप क्या बता सकते हैं? साथियों, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। इसके बाद भारत में ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया था 1858 के बाद, क्योंकि 1857 की क्रांति जब भारत में हुई थी तो सैनिकों का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। इन्होंने स्वीकार किया था कि ठीक है मैं सैनिक हूं, तुम्हारा सेनापति बन जाऊंगा। जब ये सेनापति बन गए और अंग्रेजों ने 1857 का युद्ध दबाया, तब अंग्रेजों ने इन्हें रंगून से अरेस्ट किया और हुमायूं के मकबरे से अरेस्ट किया और रंगून निर्वसित कर दिया था, और वहीं फिर इनका देहांत हो जाता है। ये थे बहादुर शाह जफर, और इस तरह भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अब इन सारी बातों को हम कैसे संक्षेप में लिखेंगे? इसके अलावा जफर उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। अब देखिए इतनी सारी बातें, 3 मार्कर। पॉइंट नंबर 1, परिचय। अंग्रेज पेंशनर के रूप में अंतिम मुगल शासक, देखिए अंतिम मुगल शासक थे, ये इनकी पहचान है। देखिए ब्रैकेट में मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया, 1837 से 57 जरूर करना है। दूसरा, उपनाम इनका था बिना साम्राज्य का सम्राट। तीसरा पॉइंट, कार्य, इन्होंने क्या क्या काम करे। देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व, पूर्ण विराम। जफर उपनाम से कविताएं, पूर्ण विराम। हीरा महल का निर्माण, दैट्स इट। तो किसी भी राजा के बारे में जब 3 मार्कर लिखना होता है तो यही सब तो लिखते हैं। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि इनकी पहचान क्या है या इनका वंश क्या है। तो इनकी पहचान थी कि अंतिम मुगल शासक। दूसरा, इनकी राजधानी क्या है या इनको क्या उपनाम से पुकारा जाता था, तो वो बता दो। अब राजधानी तो ऐसा कुछ थी नहीं। तीसरा, इनका प्रमुख कार्य क्या था, तो काम बता दो। किसी भी राजा के बारे में जब लिखने आए यही सब बताना होता है। ये मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं। राजा के संबंध में खास परिचय की, किस वंश का है, किस टाइम पीरियड का है। नंबर 2, इसकी उपाधि या इसकी राजधानी। नंबर 3, उसके द्वारा किया गया कुछ प्रमुख काम। ये 3 बातें बता दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सब मैंने यहां पर किया। देखिए, और यहां भी मैंने क्या किया, पॉइंट्स विद हेडिंग का प्रयोग किया। और आप देखिए, एक से ज्यादा बातें आप पूर्ण विराम करके भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में, संक्षेप में बात कंप्लीट हो जाएगी। लंबे लंबे सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती 3 मार्कर में। अनावश्यक थ्योरी से बचना है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देना है, पर वो फैक्ट जो है वो हमारे टाइटल से, शीर्षक से संबंधित होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
विदेशी कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम व वर्ष बताइए। देखिए हमारे दो टॉपिक हैं आज, एक तो प्रवर्ती मुगल और एक विदेशी आगमन। तो विदेशी कंपनियां जब भारत आई तो उसके आगमन का सही क्रम क्या था, सीधे याद कर लीजिए। नंबर 1 पुर्तगाली आए थे 1498 में, नंबर 2 डच आए थे 1595, नंबर 3 ब्रिटिश आए सन 1600 में, ब्रिटिशर्स तीसरे नंबर पे आए थे, नंबर 4 डेनिश आए थे 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731। इतने सारी विदेशी आगमन हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, ये आपको सब पता होने चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस में। हेनरी नेविगेटर कौन था? साथियों आप सभी जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग, ये सारी कंट्रीज जो अभी मैंने बताई, ये भारत क्यों आई व्यापार करने? क्योंकि यूरोप और भारत के बीच में जो अरेबियन कंट्रीज थी, ये लोग मध्यस्थता कर रहे थे। यूरोप से सामान लेते थे, भारत बेचते थे, बीच में मुनाफा कमाते थे। ये बात यूरोप वालों को पता चल गई। उन्होंने सोचा हमारा माल बीच में मध्यस्थता में इतना पैसा कमा रहा है, हमें फायदा मिल नहीं रहा है, क्या करें? घूम के जाते हैं समंदर के किनारे, समंदर के रास्ते से भारत तक डायरेक्ट पहुंचते हैं और व्यापार करेंगे और इन अरब वासियों की मध्यस्थता, बीच की दलाली को खत्म करेंगे। इसी के क्रम में उन्होंने तय किया कि हम समुद्र के रास्ते से भारत जाएंगे, अरब क्षेत्र को स्किप करेंगे। क्लियर? अब समुद्र के रास्ते से जाना क्या आसान है? नहीं, बड़े बड़े नाविकों को निकलना पड़ेगा, समुद्र में दिशा सूचक यंत्रों को खोजना पड़ेगा, रास्ता कैसे निकलेगा, यह सब पहला प्रयास था। तो उसी क्रम में हेनरी नेविगेटर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, लोगों को पहले तो उत्साहित किया कि आप जाइए समुद्री यात्रा कीजिए, और साथ ही साथ दिशा सूचक यंत्र, इस तरह की कई सारे आविष्कार किए ताकि यात्राएं सुगम हो। यह वो व्यक्ति था जिसने यूरोप के कंट्रीज का भारत में आगमन सुनिश्चित करवाया और बीच में जो दलाल थे, मध्यस्थ थे अरेबियन, उनको हटवाया। देखिए पूरी बातें क्या लिखी हैं। यूरोप भारत व्यापार में अरब वासियों की मध्यस्थता समाप्त करने के लिए प्रथम प्रयास करने वाला पुर्तगाली था ये, जिसने नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रेरित कर दिशा सूचक यंत्रों का निर्माण किया। मतलब यही वो व्यक्ति था जिसने समुद्री यात्रा के लिए सबको प्रेरित किया, जिसके बाद सब लोग आए और फिर रास्ता खुल गया भारत तक के लिए। हिंद महासागर मतलब नीचे की तरफ से भारत लोग आने लगे। आप सभी जानते हैं पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा जो भारत आया था 1498। खैर, अगला है केप ऑफ गुड होप। अब जब यूरोप से, इसको आप यूरोप मानिए, बीच में अफ्रीका है और इधर भारत है, तो यूरोप से जब भारत आएंगे तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है वो रास्ते में पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यूरोप से ऐसे नीचे आते आते अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु था उस तक का रास्ता खोजा। उस दक्षिणतम बिंदु कहा गया केप ऑफ गुड होप, और फिर उस केप ऑफ गुड होप के बाद ये लोग आगे आए तो इन्हें भारत मिल गया। क्लियर? चलिए, तो केप ऑफ गुड होप क्या है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, जिसकी खोज की थी 1488 बार्थोलोम्यू डियाज ने। वो सबसे पहला व्यक्ति था जो यहां तक पहुंचा था। अब यूरोप, इधर अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, अब यहां तक ही पहुंच गया और ये वापस लौट गया। फिर अगली बार आया वास्को डी गामा 10 साल बाद, उसने देखा कि यार केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता बार्थोलोम्यू डियाज खोज गया था, अब यहां से चलो आगे जाते हैं। तो वो आगे आया तो भारत मिल गया उसे। तो देखिए क्या है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज, दक्षिणतम बिंदु जिसकी खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की। नंबर 2, इसका अन्य नाम है आशा अंतरीप। नंबर 3, इसका अनुसरण कर ही वास्को डी गामा भारत आया था। कब? ब्रैकेट में देखो लिखा है 1498। आदर डाल लो, ईयर यदि किसी चीज से रिलेटेड है उसको वहां मेंशन कर देना है। अगला, भारत में पुर्तगाली जब आए तो इनके आगमन का उद्देश्य क्या था? क्यों आए भैया ये लोग? तो देखिए 2 उद्देश्य थे। पहला, अरेबियन कंट्रीज का जो व्यापारिक प्रभाव था, मध्यस्थता, इसे खत्म करना, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में। दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। जी हां, ये 2 उद्देश्य थे पुर्तगालीज के भारत आगमन के। पर दोस्तों, भारत में जब पुर्तगाली लोग आए तो इनके आगमन का प्रभाव क्या पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा? तो देखिए, पहला इंपैक्ट तो लेखन में पड़ा। पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। नंबर 2, नवीन खेती। इन्होंने तमाकू, आलू, टमाटर, मक्का, रबड़, चीकू, काजू, अमरूद, अनानास, ये सारी खेतियां इन्हीं के बाद शुरू हुई हैं भारत में। उद्योग नंबर 3, जहाज निर्माण का उद्योग इन्होंने स्थापित किया भारत में पहली बार। ये 3 प्रमुख प्रभाव पड़े भारत पर पुर्तगाली आगमन के। सीधे 3 मार्कर में लिखिए आना। आगे बढ़ते हैं। कार्टेज आर्मिडा काफिला। देखिए ये लोग समुद्री रास्ते से भारत पे आए थे। अब इन्हें पता था कि बाकी की कंट्रीज भी समुद्री रास्ते से भारत जा सकती है, अतः जरूरी है भारत में यदि अपनी प्रभुता स्थापित करके रखनी है तो जो दूसरी कंट्री समुद्री मार्ग से भारत आ सकती है उन्हें रोकना। अतः जरूरी है समुद्र पर कब्जा स्थापित करना। समुद्र था हिंद महासागर, उस पर कब्जा या नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था स्थापित करी जिसे बोलते हैं कार्टेज डी आर्मिडा, जिसमें इनके प्रमाण पत्र, इनकी परमिशन के बिना कोई और एंटर नहीं कर सकता था। देखिए क्या मामला है, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक नियंत्रण के उद्देश्य से पुर्तगालियों द्वारा जारी एक व्यवस्था। इतना संक्षेप में लिख देना, काम हो जाएगा। अगला ये ब्लू वाटर पॉलिसी, सेम पर्पस। ब्लू वाटर मतलब नीला पानी, मतलब हिंद महासागर, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसकी पॉलिसी, ये भी पुर्तगालियों की थी। कौन लाया, क्या पर्पस था, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, परिचय।
हिंद महासागर के तटीय जो क्षेत्र हैं उस पे पुर्तगालियों की प्रभुता जो स्थापित ये लोग करना चाहते थे, उसका प्रयास प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक खास पुर्तगाली गवर्नर था, उसने स्थापित किया, इसको प्रतिपादित किया। अन्य नाम इसका था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर? तो ये तीन बातें हैं ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित, आप लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। साथियों जब ये लिखने को आ जाए तो एक पुर्तगाली गवर्नर था जिनका नाम है अल्फांसे डी अल्बुबर्ग, उनको हम कहते हैं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक, जिसके कुछ कामों से भारत में उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, 1510 में इसने बीजापुर की आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। गोवा बिल्कुल समुद्र तटीय क्षेत्र, और गोवा वही क्षेत्र जहां पुर्तगाली बिल्कुल अंत तक रहे, 1961 तक रहे, भारत की आजादी के बाद तक रहे। इसलिए तो कहा जाता है पुर्तगाली ऐसे विदेशी इकाई थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद तक भारत में रही। 1498 में आई, 1961 तक रही। गोवा पे उनका अधिकार बना रहा था लास्ट तक, बाद में फिर हमने छुड़वाया। खैर, दूसरा काम इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अब वो लोग भारतीय स्त्रियों से शादी करेंगे तो यहाँ के सामाजिक जीवन में घुस जाएंगे, यहाँ की कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को प्रभावित करेंगे, और यही तो वो चाहते थे कि भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत का समाज इनके जैसा हो जाए। तभी तो भारत का समाज, भारत के लोग इनके प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो उनका माल बिकेगा। ये ओवरऑल पॉलिसी थी। खैर, ये दो काम इन्होंने करवाए। नंबर 1 गोवा जीता, नंबर 2 भारतीय स्त्रियों से अपने गवर्नरों की शादी करवाई, अपने लोगों की शादी करवाई। अगला, बेदरा का युद्ध। देखिए इतनी सारी यूरोपीय कंट्री भारत आ गई थी, ऑब्वियसली आपस में लड़ाई तो होगी, है ना? पुर्तगाली आए, डेनिस आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो उन्हीं में से डच और अंग्रेज के बीच जो लड़ाई हुई, कब हुई? दिनांक 25 नवंबर 1759 को हुई। परिणाम क्या हुआ? डच की पराजय हुई और भारत से सत्ता उनकी समाप्त हो गई। ये 3 पॉइंट लिख देना, बेदरा का युद्ध कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अंग्रेजों को बेच के वो लोग चले गए थे। अगला देखिए, डचों का प्रभाव या योगदान। अब डच कम समय तक के लिए भारत में रहे, पर इन्होंने क्या किया? भारत में बहुत इंपॉर्टेंट काम करे डचों ने। क्या योगदान रहा? 3 पॉइंट देखिएगा डचों का। नंबर 1, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया, जिसे अपन म्यूचुअल फंड कहते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत डचों ने करी। नंबर 2, भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। क्लियर? नंबर 3, मसालों के स्थान पर इन्होंने कपड़ा व्यापार को महत्ता दी, और चूंकि कपड़ा भारत में बन रहा था, भारत के यहाँ कपास और कच्चा माल था कपड़ा बनाने के लिए, यही कारण है कि जो भारत की वस्तुएं हैं उनका निर्यात होने लगा फिर बाहर की ओर। तो ये 3 बड़े योगदान थे डचों के भारत आगमन के। क्लियर है? यह हम कह सकते हैं इंपैक्ट रहा। अगला देखिएगा साथियों, स्वाली का युद्ध। कोई भी युद्ध आता है तो हम क्या करते हैं? हम वर्ष लिखते हैं, गुट लिखते हैं, परिणाम लिखते हैं, सीधी सी बात है। देखो भैया, वर्ष था 1611। मामला क्या था? अंग्रेजों ने, पुर्तगाली जो पहले से भारत आ चुके थे, उनके एक जहाज को डुबो दिया या कब्जा कर लिया। देखिए, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली जहाज को परास्त किया गया। अब इससे हुआ ये क्या? इससे हुआ ये कि भारत में जो उस समय मुगल शासक था जहांगीर, वो खुश हो गया। वो खुश हो गया अंग्रेजों से कि तुमने पुर्तगालियों के जहाज को डुबाया, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों से वो नाराज चल रहा था जहांगीर बहुत समय से। जहांगीर सोचता था यार ये लोग व्यापार करने के लिए आए, और धीरे धीरे राजनीति, सैन्य व्यवस्था, इसमें हस्तक्षेप करने लगे, भारत की शासन व्यवस्था को डिस्टर्ब करने लगे। अतः जहांगीर इन बाहरी व्यापारियों से नाखुश था। यही कारण है कि उसने अंग्रेजों को भारत में परमानेंट फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी थी, दे नहीं रहा था अनुमति। बोले यार हम देख चुके पुर्तगाली लोगों को, अब हम किसी को नहीं आने देंगे भारत। बट जैसे ही अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को निपटाया, जहांगीर खुश हो गया, और उसने अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिशर्स को, भारत में स्थायी कोठी खोलने की, मतलब कहां? सूरत में अनुमति दे दी, जहां ये दे नहीं रहा था। और उन्हें सूरत में कोठी खोलनी थी, गुजरात में कोठी खोलनी थी, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र था। देखो क्या हुआ फिर परिणाम? जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति दे दी। अगला देखते हैं फोर्ट विलियम। क्या है फोर्ट विलियम? साथियों, नंबर 1 हेडिंग, निर्माता। कौन था निर्माता फोर्ट विलियम का? जॉर्ज चार्नक था। इसने इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर इसका नाम फोर्ट विलियम रखा। नंबर 2, स्थान। कहां स्थापित किया फोर्ट विलियम को? फोर्ट विलियम को कलकत्ता में स्थापित किया, और इसका पहला गवर्नर बनाया चार्ल्स आयर को। अगला बिंदु, प्रसिद्धि फोर्ट विलियम से संबंधित। 1700 में इसे राजधानी घोषित कर दिया गया, जो 1911 तक ये रहा। तो कलकत्ता ही तो राजधानी थी अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की, 1911 तक, जैसा कि हम जानते हैं। फिर 1911 के बाद आप सभी जानते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आए, उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए। बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, उसे उन्होंने रद्द किया। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि भाई कई राज्यों का विभाजन करके छोटे छोटे राज्य बना दो। कलकत्ता जो बंगाल उस समय इतना बड़ा था उसका विभाजन कर दिया, और कलकत्ता जो ब्रिटिशर्स की राजधानी थी, मतलब फोर्ट विलियम, इसको हटा के 1911 के बाद
मतलब 1912 से ये चीज लागू हुई, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा शब्द उस जगह यूज होता है जब किसी को कुछ अधिकार मिलते हैं, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मतलब कुछ विशेष अधिकार कब मिले, किसने दिए? फर्रुखसियार नाम का राजा था, उसने दिए। क्यों दिए? क्योंकि एक ब्रिटिश सर्जन था, उसने फर्रुखसियार की एक दर्द वाली बीमारी का इलाज कर दिया था, वो खुश हो गया। तो उसने कहा अंग्रेजों से, देखो यार कुछ हजार रुपए में तुम जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहां पर व्यापार करने की अनुमति ले लो। क्लियर? कर मुक्त व्यापार करो, बस कुछ पैसे दे दो वार्षिक। देखिएगा पूरा मामला। तात्पर्य क्या है? मैग्ना कार्टा, कंपनी को मैग्ना कार्टा, तात्पर्य क्या है? फर्रुखसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 3,000 व 10,000 रुपए वार्षिक में क्रमशः बंगाल और सूरत में कर मुक्त व्यापार की अनुमति। बहुत संक्षेप में लिखने की मैंने कोशिश करी। मैंने आपको बताया किसने दिया? फर्रुखसियार ने दिया। किसको दिया? ब्रिटिश कंपनी को दिया। कितना रुपए में दिया? 3,000 व 10,000 वार्षिक में क्रमशः बंगाल, मतलब 3,000 रुपए वार्षिक में बंगाल व 10,000 रुपए वार्षिक में सूरत में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। क्लियर? कारण क्या था? 1717 में अंग्रेज सर्जन हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियार की दर्दनाक बीमारी का इलाज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सुनहरा फरमान, जैसे मैग्ना कार्टा फर्रुखसियार ने दिया, उसी तरह सुनहरा फरमान भी दे दिया किसी ने। किसने दिया? गोलकुंडा के राजा ने दिया, और कहा कि देखो भाई, गोलकुंडा क्षेत्र के जो बंदरगाह और ये जो पड़ोसी क्षेत्र में हमारे तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे कर मुक्त व्यापार करो। देखिए क्या मामला है। परिचय। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार। ठीक? प्रावधान क्या था? गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार करने का एकाधिकार। ठीक? कब लिया? 1632 में। किससे लिया? गोलकुंडा सुल्तान से लिया। किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया। ठीक है? और इसमें क्या हुआ? जो गोलकुंडा के आसपास के क्षेत्र के बंदरगाह हैं, वहां पे कर मुक्त व्यापार करेंगे, वहां पर एकाधिकार रहेगा अंग्रेजों का। क्लियर? अगला, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसे कार्नेटिक युद्ध भी कहते हैं क्योंकि कर्नाटक का राजा इन्वॉल्व था इसमें, ये हम सब जानते हैं। ठीक? अब फ्रांसीसी और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ये लोग मुख्य प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। क्लियर? दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे भारत में, व्यापार के अलावा भी। इसी संदर्भ में कई सारे टकराव होते थे, भारत की राजनीति में दोनों इन्वॉल्व हो जाते थे और दो विरोधी गुटों में शामिल हो जाते थे, लड़ाइयां होती थी। तो ये सब श्रृंखला चली आंग्ल कार्नेटिक युद्ध के अंतर्गत। आंग्ल मतलब अंग्रेज, कार्नेटिक मतलब फ्रांसीसी। ठीक? या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आई एम सॉरी। तो हुआ क्या क्या? देखिए, पहला आंग्ल कार्नेटिक युद्ध था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी था वॉर्नेट, उसके द्वारा फ्रांसीसी जहाज को कब्जे में ले लेना। उसने क्या किया? फ्रांसीसी जहाज को कब्जे में ले लिया। ठीक? एक टकराव चल रहा है, एक टसल चल रही है। दूसरा घटना, क्या घटना हुई? कर्नाटक नवाब जो था अनवरुद्दीन, वो अंग्रेजों के साथ था, तो उसने व अंग्रेजों ने बनाम फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसियों से एक लड़ाई लड़ी इसी आंग्ल कार्नेटिक युद्ध के दौरान, जिसे अपन बोलते हैं सेंट टॉमे का युद्ध। ठीक? इसके बाद क्या हुआ? परिणाम, डुप्ले मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे, डुप्ले उनका गवर्नर था, वो जीत गए और अंग्रेज और जो नवाब वाला गुट था यह हार गया। पर एक्सला सेपल की संधि हो गई 1748 में वहां बाहर में, इन दोनों देशों के बीच। ठीक? तो जब बाहर इनके बीच संधि हो गई, बाहर इनके बीच के टक्कर बंद हो गई, तो इन्होंने भारत में अपनी अपनी क्षेत्रीय ताकतों से बोल दिया कि भैया लड़ाई बंद करो, समझौता कर लो। यही होता था, आप सभी जानते हैं, इतिहास आपने पढ़ा। तो मामला क्या है? 3 मार्कर में जब प्रथम आंग्ल कार्नेटिक युद्ध आए, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में इतना सब लिखने का प्रयास करना है। पहले बताना है कि इसका कारण क्या था। कारण था ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाज को कब्जे में ले लिया, दैट्स इट, यह तात्कालिक कारण था। घटना क्या हुई? कर्नाटक का नवाब और अंग्रेज वर्सेस मतलब बनाम फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हो गई, सेंट टॉमी की लड़ाई बोलते हैं। परिणाम क्या हुआ? उधर एक्सला सेपल की संधि हो गई दो देशों के बीच, तो यहां इनकी आपस की लड़ाइयां बंद हो गई और डुप्ले जीत गया था। ठीक? मतलब फ्रांसीसी जीत गए थे। अब यदि कभी सेंट टॉमे का युद्ध जाए तो आप क्या लिखेंगे? यदि पलट किया जाए तो आपको लिखना है प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के अंतर्गत लड़ी गई लड़ाई। दूसरा, इनके बीच लड़ी गई लड़ाई। तीसरा, परिणाम एज इट इज। बस ये वाला जो पॉइंट है चेंज हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या द्वितीय कार्नेटिक युद्ध, क्या था मामला? तो परिचय बताएंगे सबसे पहले। कोई भी युद्ध हुआ तो उसमें यही बताना होता है किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, परिणाम क्या हुआ, यही सब बताना है। 1749 से 54 में हुआ हैदराबाद व कर्नाटक का उत्तराधिकार संघर्ष। हैदराबाद और कर्नाटक दो राज्य, वहां पे ये दोनों शक्तियां अपने अपने उत्तराधिकारी बिठाना चाहती थी।
फ्रांसीसी हैदराबाद और कर्नाटक में किसी और को बिठाना चाहते थे, अंग्रेज किसी और को बिठाना चाहते थे। दो इनके कैंडिडेट थे, दो इनके कैंडिडेट थे, लड़ाइयां हुई, दैट्स इट। फिर क्या हुआ, गुटबाजी क्या थी, नासिर जंग व मुजफ्फर जंग हैदराबाद, मतलब इनके बीच टक्कर चल रही थी हैदराबाद के लिए। अनवरुद्दीन व चंदा साहब कर्नाटक, ये गुट थे। परिणाम क्या हुआ, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद मिल गया था और मोहम्मद अली, ये अनवरुद्दीन का बेटा था, ये अनवरुद्दीन मर गया था, अनवरुद्दीन को कर्नाटक मिल गया, ठीक। और इधर हो गई थी फिर पौंडीचेरी की संधि, तो इस चीज को यहीं रोक दिया गया। जैसे पुराने वाले युद्ध को, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को रोक दिया था एक्स-ला-चैपल की संधि के बाद, इसे रोक दिया गया पौंडीचेरी की संधि के बाद 1754 में। क्लियर। तो पहले द्वितीय युद्ध के बाद तक ये स्थिति थी कि हैदराबाद इसको मिल गया था मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक मोहम्मद अली मतलब अनवरुद्दीन के बेटे को मिल गया था। उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ था आगे, क्लियर है। तो उस सब पे हम नहीं जाएंगे, इतनी बातों को संक्षेप में आपको लिखना है। ये बताना है कि क्यों हुआ, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ। कब हुआ, 49 से 54 के बीच हुआ। गुट कौन कौन थे ये बता दिया, परिणाम क्या हुआ ये बता दिया, संधि मेंशन कर दी, क्लियर। अगला आइए, बंदीवास युद्ध। देखिए भैया, अब जैसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, उसी तरह द्वितीय हुआ और उसी तरह फिर तृतीय हुआ। तो तृतीय वाले को 3 मार्कर में डिजाइन करना पॉसिबल है ही नहीं, बट उस तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में एक प्रमुख लड़ाई हुई थी, जिसे बोलते हैं बंदीवास का युद्ध। ये तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दौरान ही हुआ था। इस पे जरूर बन सकता है प्रश्न। तो क्या बनेगा, वर्ष आप लिखेंगे 22 जनवरी 1760 में हुआ। दूसरा आप लिखेंगे फ्रांसीसी मतलब काउंट लाली व अंग्रेज मतलब आयरकूट के बीच तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दौरान हुआ, ठीक। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी पराजय मतलब फ्रांसीसी हार गए, पेरिस की संधि हो गई और चंद्रनगर माहे क्षेत्र तक फ्रांसीसी सीमित रह गए। इसी युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी लोगों का भारत में खात्मा हो गया। जो पुडुचेरी क्षेत्र आज का है, पांडिचेरी मतलब चंद्रनगर, माहे, यमन, करिकल, यहां तक फ्रांसीसी लोग सीमित रह गए और यहीं तक रहे। फिर आप जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत ने फ्रांसीसी सरकार से समझौता किया और ये क्षेत्र भी इनसे खाली करवाए और पांडिचेरी और इस सब पे दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया, क्लियर है। तो इस तरह से भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता जो है उसकी समाप्ति हो गई थी। तो ये थे कुल 33 मार्कर, क्लियर, जो संबंधित थे परवर्ती मुगल शासक और विदेशी आगमन या विदेशी कंपनियां जो आई थी इससे संबंधित। ये 2 टॉपिक से हमने 33 मार्कर आपके लिए लेके आए, जिसमें आपने देखा कि हमने व्यक्ति विशेष पे भी 3 मार्कर बनाया कि भाई बहादुर शाह जफर पे कभी लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे, ठीक है। सैयद बंधु पे लिखने को आ गया तो क्या लिखोगे। दूसरा आपने देखा कि हमने उपनाम उपाधियों पर भी क्वेश्चन बनाए, है ना, कि भाई घृणित कायर तो किससे कहा गया, क्यों कहा गया, ये सब हमने देखा। तीसरा आपने देखा हमने कथनों पर प्रश्न बनाया कि कोई कथन है तो किसका है, किसके लिए और क्यों है, ये हमने देखा। चौथा आपने देखा कि हमने घटनाओं पे प्रश्न बनाए, कोई युद्ध है, कोई घटना है, वो सब हमने देखा। हर तरह के डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया। इसके अलावा विदेशी कंपनियां आई हैं तो आगमन का उद्देश्य क्या था, उनके आने का परिणाम क्या रहा, ये सब हमने देखा। हर डायमेंशन को कवर करने का हमने प्रयास किया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।